ये तो वे काम के, और अब होंगे ज्यादा काम के। दस हो गए तो नंबर 11 लिखिए। दस वाले में 3 लिख लिए थे ना आपने, वो नैरो और ब्रॉड जनरल 3 फैक्टर लिख लिए, 3 स्तर लिख लिए थे। नंबर 11 लिखिए। त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत। जेपी गिलफोर्ड। त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड। क्या कहेंगे? देखो, एक तो था त्रिकारक, जिसे तो हम लोग बोल रहे थे 3 फैक्टर। एक था त्रिस्तर, जिसे हम लोग बोल रहे थे 3 स्ट्रेटम। एक हो जाएगा त्रिआयामी, इसे बोलेंगे 3 डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल थ्योरी, और या फिर इसे शॉर्ट में बोल देंगे 3D थ्योरी। थ्री डी थ्योरी। लिख लिया? एक तो है ना RKSMBK, क्या है? बंद होने वाला है, बंद होने वाला है, बस सहमति मिल गई है उसे। पिछली बार चला, इस सेशन में चला क्या? कारकीय में ही 11 नंबर है ना। और वो तो RKSMBK कार्यक्रम दूसरी सरकार का चलाया हुआ था ना, तो इस सरकार ने उसको क्या कर दिया। अच्छा, एक कार्यक्रम आपको बताओ तो चला था अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। एक जमाना था जिसमें बालकों को वसुंधरा राज्य सरकार में डेयरी का दूध यानी गायों का दूध उपलब्ध करवाया जाता था, गाय भैंस का उपलब्ध करवाया जाता। उस कार्यक्रम को बंद कर दिया सरकार ने, कांग्रेस ने, और फिर कांग्रेस ने चलाया उसकी जगह बाल गोपाल, जिसके तहत बच्चों को 2 दिन 1 सप्ताह में दूध उपलब्ध करवाया जाता था। फिर वापस उसको 6 दिन कर दिया। ये दूध कौन सा होता था? पाउडर। अब आज उसको सहमति मिल गई है, अब वापस उस दूध को गायों का दूध पिलाया जाएगा। अब वो 6 दिन आए, 4 दिन आए, निदेशालय को ये ऑर्डर प्राप्त हुआ। अब निदेशालय उसमें संबंध में जारी करेगा, ऑर्डर कब करे, कब से शुरू करे, कैसे करे। अभी जो पाउडर जो पड़ा हुआ है ना स्कूलों में, पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको तो खत्म करेंगे और उसके बाद 1 दिन शुरू होगा और उसमें पिलाया जाएगा। तो आपको ये लिए एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। ये बदलाव है ना, कब तक, मतलब महीने 2 महीने में। शिक्षा विभाग में ये क्या है, होते रहते हैं समय समय पर। शिक्षा मंत्री जी को जानते हैं क्या आप? दिलावर जी। कमेंट तो उनके पढ़ते ही हो, बयान तो सुनते ही हो उनके। चलो, त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड ने, क्या क्या नाम है इसका? 3 डायमेंशनल थ्योरी, और इसे शॉर्ट में कहते हैं 3D थ्योरी। 3D देखी है क्या आपने कभी? 3D मूवी देखी है क्या?
चश्मा पहन के। भाई चश्मा पहन के 3D मूवी देखते तो ऐसा लगता है जैसे ये मूवी यहीं चल रही है, ये अभी बन रही है, ये शेर निकल के आ रहा है अंदर शेर, ये अपने को लगता है अपने ऊपर ही आ गया है। तो वो हीरो जब मुक्का लगाता है ना, ऐसे बॉक्सिंग लगाता है, तो अपने को लगता है यार यहाँ आ गया, ये तो अपनी खोपड़ी पे आ गया। अच्छा ऐसे समझिए, एक तो होती है 2D आकृतियां और एक होती है 3D आकृतियां। जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सब 2D है। घन, घना, बेलन, ये कैसे हैं? 3D आकृतियां। 3D का मतलब सीधा सीधा समझा दूं, जिसके 3 फलक नजर आए आपको, 3 आयाम नजर आए। कितने? ये आकृति कैसी है? 3D। किधर से भी देख लो इसको, किसी भी स्थिति में रख लो, आपको इसकी 3 से ज्यादा फलक नजर नहीं आएंगे, 3 फलक नजर आ जाएंगे। अभी आप देख रहे हो ना, तो आपको एक ये दिख जाएगा, एक ये फलक दिख जाएगा, एक ये फलक दिख जाएगा। होते कितने फलक हैं? 6 फलक होते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी इसका क्या संबंध हुआ इससे? इसका संबंध ये हुआ कि इसने 1967 में बुद्धि का एक संरचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किया। क्या किया? संरचनात्मक मॉडल। और उस मॉडल के 3 आयाम थे। कितने आयाम थे? 3 आयाम थे। ये इसने बुद्धि का एक संरचनात्मक मॉडल दिया। देखो ये बुद्धि का कौन सा मॉडल दिया है? संरचनात्मक मॉडल। दिखाई दे रहा है ना? बुद्धि का कैसा मॉडल दिया? संरचनात्मक मॉडल। क्या आपको इसमें 3 फलक दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको इसमें बुद्धि के 3 फलक दिखाई दे रहे हैं? क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो मैं दिखा देता हूं। एक बुद्धि का फलक दिखाई दे रहा है, ये। ठीक है, दिया दिखाई? अच्छा, एक बुद्धि का फलक आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये। ठीक है, और एक साइड आपको दिखाई दे रहा होगा ये। कितने फलक हो गए? 3 फलक हो गए। देखो कौन से दिखाई दे रहे होंगे? कई को दूसरे अपना अपना नजरिया है, किसी को दूसरे वाले 3 दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वो पीछे छुप गए। 3 फलक दिखाई दे रहे हैं ना? इसने इस फलक को नाम दिया संक्रिया। क्या नाम दिया? इस फलक को नाम दिया विषय वस्तु। इस फलक को इसने नाम दिया उत्पाद या परिणाम। देखो हिंदी में बहुत सारे नाम मिल सकते हैं। अंग्रेजी में संक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑपरेशन। संक्रिया करना मतलब ऑपरेशन करना। और विषय वस्तु को कहा जाता है कंटेंट। अब इसको अंतर वस्तु कहें चाहे विषय वस्तु कहें, कुछ भी कहें। और उत्पाद को इंग्लिश में बोला गया इसने प्रोडक्ट। अब चाहे इसको परिणाम बोलें चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन ये प्रोडक्ट। बताइए जेपी गिलफोर्ड ने 1967 में क्या दिया? बुद्धि का एक संरचना मॉडल दिया, जिसमें कितने आयाम थे? 3। कौन सा? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। कितने दे दिए? 3। एक कौन सा? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। कितने आयाम? याद रह जाएंगे ना? इसे 3 आयाम दिए, 3 आयाम दिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया 3 डायमेंशनल थ्योरी। बात समझ में आ रही है? और क्या लिखो? लिखो लिखो
गिलफोर्ड ने 1967 में बुद्धि का संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। बुद्धि का संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। बुद्धि का कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया है? संरचना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें बुद्धि के 3 आयाम बताए। जिसमें बुद्धि के 3 आयाम बताए। बुद्धि के कितने आयाम बताए? 3 आयाम। बुद्धि के 3 आयाम बताए। नंबर 1 लिखो संक्रिया। नंबर 1 लिखो संक्रिया। संक्रिया को ऑपरेशन में क्या बोलेंगे? ऑपरेशन में नहीं, इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑपरेशन लिख लो। नंबर 2 लिखो विषय वस्तु। विषय वस्तु। नंबर 3 लिखो उत्पाद। अच्छा, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। ये लिख लिया ना आपने? लिखो। 3 आयाम भूलोगे तो नहीं ना? पूछा जाएगा कौन सा नहीं बताया, क्रम पूछा जाएगा। पहले संक्रिया, फिर विषय वस्तु, फिर उत्पाद। इसने अपनी किताब में यही लिखा है। तो कुछ भी नहीं लिखा और ये पूछ लेने की क्रम क्या है, या लिखा हो गिलफोर्ड के अनुसार क्रम क्या है, तो क्या है? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। लेकिन यदि पूछे ना कि इसका सही क्रम क्या है, तो अलग होता है। क्या पूछ ले? सही क्रम क्या है? तो मैं बताऊं थोड़ा सा। जैसे देखिए, अच्छा आपने कभी अनाज को पिसते हुए देखा है क्या? तेल निकलते हुए देखा? तिलों का, सरसों का। अच्छा, अनाज को पिसते हुए तो देखा ही है। अनाज में जो चक्की होती है, उसमें ऊपर जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स में मोटा अनाज डालते हैं कि नहीं डालते हैं? वो मोटा अनाज जो होता है ना, वो विषय वस्तु होता है, कंटेंट होता है। क्या होता है? कंटेंट होता है। वो जब अंदर दोनों पार्ट के बीच में जाता है ना, और दोनों पार्टों के बीच में पिस रहा होता है, वो हो रही होती है संक्रिया। क्या हो रही होती है? ऑपरेशन। और जब वो आटा निकल कर आता है ना, वो होता है उत्पाद। बताओ सही क्रम क्या होगा? विषय वस्तु, संक्रिया। अब देखो बुद्धि की बात करूं, बालक को पहले आप कंटेंट दोगे ना, मैं कहूंगा बेटा 2 और 2 कितने होते हैं? ये कंटेंट है। बालक ने पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के मध्य क्या की? संक्रिया। ये संक्रिया, ऑपरेशन है, क्रिया है। और परिणाम के रूप में उसने 4 उत्तर बताया। ये उसका क्या है? उत्पाद। सही क्रम तो यही होगा ना। लेकिन गिलफोर्ड ने जो व्याख्या की है ना, उसमें पहले किसकी व्याख्या की? संक्रिया, उसके बाद विषय वस्तु, उसके बाद उत्पाद। तो सही क्रम तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है पहले विषय वस्तु, फिर संक्रिया और फिर उत्पाद। ये हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़िए। इतने से संतुष्ट नहीं हुआ है, रुका नहीं इतने से। इसने क्या किया? इसने थोड़ी सी गलती कर ली, अपने को दुख ज्यादा दिया इसने। मुझे बताओ पहले क्या है? विषय वस्तु। उसके बाद क्या है? संक्रिया। उसके बाद क्या है? उत्पाद। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। अच्छा, इसने मॉडल कब प्रस्तुत किया है? 1967। 1967 में इसने इस विषय वस्तु के
4 खंड बताए। कितने खंड? इसने कहा विषय वस्तु भी कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। विषय वस्तु कितनी प्रकार की का मतलब समझ गए क्या? यह कह रहा है कि बालक कंटेंट को कितने प्रकार से ग्रहण कर सकता है। बालक कंटेंट को कितने प्रकार से ग्रहण कर सकता है। जैसे बताओ, जैसे बताओ, देखिए मुझे देखकर, सुनकर और अच्छा मुझे बताओ आकृतिक रूप से ग्रहण कर सकता है ना? मुझे बताओ शाब्दिक रूप से ग्रहण कर सकता है ना? अच्छा मुझे बताओ व्यावहारिक रूप से ग्रहण कर सकता है ना? आकृतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक का मतलब क्या हुआ? बालक आकृति देखकर उसे ग्रहण कर सकता है। आप आकृति के माध्यम से पूछ सकते हैं, शब्दों के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपके व्यवहार को देखकर बालक ग्रहण कर सकता है। जैसे बालक वहां पर है और कोई बदमाशी कर रहा है और आप इधर से यूं यूं खोल रहे हो, आपके व्यवहार को देख के समझ जाएगा ना कि अभी ये जूत आने ही वाला है। समझेगा कि नहीं समझेगा? ये विषय वस्तु ग्रहण की है ना उसने। उसने क्या ग्रहण किया? आपने कहा ये देखो सांकेतिक, क्या हो गया? सांकेतिक नहीं लिखा क्या हमने? ये सांकेतिक, ये क्या हो गया? सांकेतिक रूप से। बताओ 4 तरीके से ग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आकृति के रूप में कर सकता है, इमेज के रूप में कर सकता है, शब्द के रूप में कर सकता है, व्यवहार के रूप में कर सकता है, संकेत के रूप में कर सकता है। इसने कहा कि बालक कैसी भी उसको ग्रहण कर रहा है ना, उस पर वो संक्रिया है ना, ऑपरेशन, वो 5 तरीके से कर सकता है। संक्रिया कितने तरीके से कर सकता है? 5 तरीके से। कैसे कर सकता है? स्मृति के आधार पर कर सकता है, संज्ञान के आधार पर कर सकता है, और बताओ देखें, स्मृति, संज्ञान, अब सारी चिंतन के आधार पर कर सकता है, अभी सारी चिंतन के आधार पर कर सकता है, और मूल्यांकन के आधार पर कर सकता है। देखो ये ना 1% बकवास नहीं है। सवाल आएगा, पूछा जाएगा, विषय वस्तु का भाग नहीं है, पूछा जाएगा संक्रिया का भाग नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? वो विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद बता दिए, वहां तक तो ठीक है, इससे आगे और उड़ जाएगा हमें, और सीधा सीधा पूछा जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। देखो बालक स्मृति मतलब अपनी मेमोरी के आधार पर क्रिया कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आपने पूछा 4 और 5 कितने होते हैं, हो सकता है उसने पहले से इसको याद कर रखा होगा, उसके आधार पर संक्रिया करेगा। वो संज्ञान के आधार पर कर सकता है ना, मतलब पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में इसने इतना जानता होगा कि जोड़ने का मतलब 1 2 3 4 ये जोड़ना होता है, और उसमें जोड़ लेगा संज्ञान के आधार पर। अब सारी चिंतन और अभिसारी चिंतन 2 चिंतन होते हैं, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये अलग अलग होती है। ये प्रतिभाशाली और सृजनशील बालकों की दोनों की अलग अलग चिंतन होती है। ये मतलब मान लीजिए आप चिंतन, थिंकिंग के अनुसार वो सोचकर संक्रिया कर सकता है, या फिर वो मूल्यांकन, इवोल्यूशन मतलब तुलना के आधार पर भी वो क्या कर सकता है? संक्रिया कर सकता है। कितने तरीके से संक्रिया कर सकता है? 5 तरीके से। फिर जब संक्रिया हो गई तो वो उत्पाद 6 तरीके से निकाल सकता है। परिणाम कितने तरीके से दे सकता है? 6 तरीके से वो परिणाम दे सकता है। कौन कौन सा? वर्ग यानी क्लास के रूप में, इकाई यूनिट के रूप में, और बताओ क्लास, यूनिट, और बताओ। आप भी भूल गए थे क्या? मतलब मैं तो भूल गया, आप भी भूल गए? कभी पढ़ा ही नहीं? खूब पढ़ाए रे, पिछले वाले लोगों ने तो पढ़ाया ना। हाँ, संबंध, रिलेशन के आधार पर, प्रणाली के आधार पर, मतलब सिस्टम के आधार पर। कई बार कहते हैं ना सिस्टम सेट कर देंगे, वो सिस्टम प्रणाली के आधार पर, और रूपांतरण के आधार पर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर, और निहितार्थ या आशय के आधार पर, इंप्लीकेशन के आधार पर, आशय, निष्कर्ष के आधार पर। कितने तरीके से दे सकता है? 6 तरीके से जवाब दे सकता है।
विषय वस्तु कितनी प्रकार से? 4। संक्रिया कितनी तरीके से? उत्पाद कितनी तरीके से? यदि उसने आकृति के रूप में कोई विषय वस्तु ग्रहण की है तो मुझे बताओ इस पर 5 तरीके से संक्रिया करेगा कि नहीं करेगा? उसको 6 तरीके से उत्पाद लाएगा कि नहीं लाएगा? यदि उसने शाब्दिक रूप से संक्रिया ग्रहण की है तो उस पर 5 तरीके से संक्रिया करेगा कि नहीं करेगा? 6 तरीके से उत्पाद लाएगा कि नहीं लाएगा? ये समझाने का मेरा मतलब है कि मुझे ये बताओ, मैं तीनों को गुणा करूंगा तब जाके पता लगेगा नहीं बुद्धि में कितने खंड बने हुए हैं। बुद्धि के सबके अलग अलग खंड बने हुए कि नहीं बने हुए हैं? भाई प्रत्येक से गुणा हो सकता है ना। आकृति 5 तरीके से, इसका मतलब 5 खंड अलग बना के रखे हैं। फिर 6 तरीके से, उसके 6 खंड अलग बना कर रखे हैं। फिर शाब्दिक 5 तरीके से, इसके 5 खंड अलग है और इसके 6 खंड। प्रत्येक जगह खंड बना रखे हैं, ब्लॉक बना रखे हैं। कितने हो गए? 120। अब आपको पूछा जाएगा गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के कितने खंड है? 120 खंड है। ध्यान रखिएगा। बताओ इसे बहुखंड का सिद्धांत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा, थोंडाइक भी आया था ना मैं बहुखंड का सिद्धांत देने के लिए, लेकिन वो बता नहीं पाया बेचारा। उसने कहा बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। ये इसकी तरह बता नहीं पाया, इसने बता दिए तो इसका सिद्धांत ज्यादा मान्य होता है। रुको, अभी इतने से काम नहीं हुआ है। थोड़े दिन बाद में इसको संज्ञान हुआ कि यार थोड़ा सा गलत लिख दिया। थोड़ा सा क्या लिख दिया? गलत लिख दिया। इसने लगभग 10 वर्ष बाद में, अभी यही चल रहा है, वो ज्यादा दूर नहीं गया है, इसने विषय वस्तु में चेंज किया और विषय वस्तु में 4 की जगह कितने कर दिए? 5 कर दिए। कितने कर दिए? 5। और इस आकृति को उठाया था ना, शाब्दिक, सांकेतिक, व्यवहारिक, और इसको एक, इसकी जगह दृश्य और सर्वे 2 अलग अलग कर दिए। ऑडियो और विजुअल। पहले आकृति बना रहा था, वो आकृति अब ऑडियो तरीके से भी बना सकता है, इमेज मस्तिष्क में, और विजुअल तरीके से भी बना सकता है। भाई सुनकर भी बना सकता है ना, विजुअल मतलब देखकर, और दृश्य मतलब देखकर, और सर्वे मतलब सुनकर। बालक देखकर भी अपने मस्तिष्क में इमेज बनाएगा और सुनकर भी अपने मस्तिष्क में इमेज बनाएगा। मुझे बताइए, अच्छा ये तो 4 ही है ना, यहां पर कितने हो गए? 5। यहां पर कितने? 5। यहां पर कितने? 6। कितने खंड हो गए? 150। अब बुद्धि के खंड कितने हो चुके हैं? 150। फिर इसके 10 साल बाद में पता नहीं और क्या दिमाग में आई, 1988 तक जाते जाते इसने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। ये विषय वस्तु के तो 5 ही है, लेकिन इसके कितने खंड है? 6 खंड है। और इसने इस स्मृति को 2 भागों में बांट दिया। इसने कहा एक स्मृति ईरानी है, एक स्मृति लेखन है, और एक स्मृति धारण है। 2 तरीके से कर सकता है। एक तो स्मृति कूटलेखन नाम दे दिया, एक स्मृति धारण दे दिया। और ये 6 हो गए, और ये कितना रहा? 6। 180। ठीक रहा, अब मर गया। नहीं तो और दे देता ये। अब कितने खंड है? 100। समझ जाएंगे ना। इसने बुद्धि के कितने आयाम बताए? 3। खंड कितने बताए? 180। खंड कितने बताए? 180। अच्छा देखिएगा, याद करने प्रत्येक के। विषय वस्तु के कितने खंड हैं? 5। कौन कौन से हैं? दृश्य, श्रव्य, शाब्दिक, व्यवहारिक, सांकेतिक। ठीक है। अच्छा बताइए इसके कितने खंड हैं? 6। स्मृति, स्मृति धारण, संज्ञान, अवसर चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। बताइए इसके कितने खंड हैं? 6। कौन कौन से? वर्ग, इकाई, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण। बस क्लियर है। अब मैं आपको केवल 30 सेकंड का समय देता हूं, ये इनके अलग अलग खंड याद करके बताइए मुझे। 30 सेकंड का समय देता हूं।
हो गया? हो गया क्या? लिख लो तो ऐसे कैसे छाप लो। क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्रम कुछ नहीं है इनका, क्रम केवल 3 आयाम का है। अभिसारी चिंतन होता है वो प्रतिभाशाली बालकों का होता है और उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। और अपसारी चिंतन होता है ना, वो सृजनशील बालकों में होता है, उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट मतलब होता है एक जगह फोकस करना और डाइवर्जेंट मतलब होता है बिखेर देना। प्रतिभाशाली बालक जो होगा ना, वो केवल अपने चिंतन को एक जगह लाके फोकस कर लेगा, उसका जो टारगेट होगा ना वो टारगेट का ही ध्यान रखेगा। और सृजनशील बालक होगा ना वो चारों ओर का ध्यान रखेगा। मतलब किसी समस्या का केवल वो एक ही समाधान खोजेगा। और सृजनशील होगा ना, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला, वो उस समस्या के 1000 समाधान बता देगा आपको। जैसे कोई व्यक्ति सफल कैसे होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया कि मैं रात में पढ़ता था और दिन में सोता था, उसने इंटरव्यू दे दिया। अब प्रतिभाशाली बालक होगा ना, वो उसकी सुनकर वैसा ही करेगा जैसा वो कर रहा है और सबको यही सलाह देगा, वो उसमें परिवर्तन नहीं करेगा, कहते उसको लगेगा परिवर्तन से गड़बड़ हो जाएगा। और सृजनशील बालक होगा ना, वो उसमें कई प्रकार के परिवर्तन करके बताएगा
कि देखो दिन में भी पढ़ा जा सकता है, शाम को भी पढ़ा जा सकता है, सुबह भी पढ़ा जा सकता है। बात समझ पर नहीं। यदि बाजार में निकलते हैं दो लोग, कितने लोग, एक प्रतिभाशाली और एक सृजनशील। प्रतिभाशाली के पास अभिसारी चिंतन है और उसके पास में अवसारी चिंतन है। दोनों का टारगेट होता है जालोरी गेट पहुंचना और पहुंचकर क्लास लेना, दोनों का टारगेट यही है। प्रतिभाशाली बालक केवल क्लास की चिंता करेगा, क्लास को ही देखेगा, इसके अलावा रास्ते में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है कुछ पता नहीं होगा इसे। वो होगा ना, वो रास्ते में सब कुछ देखता जाएगा, कहाँ किसकी शॉप है, कौन सी दुकान पर कौन सेल्समैन है, कौन सा सेल्समैन सुंदर है, किस पर वापस आके रुकना है, कहाँ पानी पूछके वाला है, कहाँ से कौन कौन से कितने कितने गुद्दी पर कितनी बजे गुजरते हैं, सब देखता जाएगा वो। मतलब प्रतिभाशाली बालक जिसका अभिसारी चिंतन होगा ना, वो एक जगह फोकस रखेगा अपने आप को। उसको पूछेंगे ना तुझे रास्ते में कोई मिला था क्या, उसे नहीं ध्यान होगा। रास्ते में वो दुकान है कहाँ सीख है, उसे नहीं ध्यान होगा, बोले मैंने नहीं देखी। और अवसारी वाला होगा ना, वो सब बता देगा, बोले वो दुकान वहाँ उस गली में है और उसमें ये इस प्रकार का सेल्समैन बैठता है, आज उसने इस प्रकार का कपड़ा पहन रखे थे, सारा बता देगा वो, सब ध्यान रखता है। एक समस्या के 1000 समाधान बताने वाला। टॉर्च होती है ना, टॉर्च, लेंस होता है ना, उत्तल और अवतल लेंस। एक लेंस ऐसा होता है जो लाइट को लाके एक जगह फोकस कर देता है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, अभिसारी चिंतन है। और एक लाइट को लाके बखेर देता है, वो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वो अपसारी चिंतन है। ध्यान रखिएगा। तो एक तो बालक केवल समस्या के उसी समाधान, परंपरागत समाधान, रूढ़िवादी समाधान के बारे में ही सोचे, और एक समस्या के नवीन समाधान के बारे में सोचे, वो बन जाएगा अपसारी चिंतन। लिख लिया, याद भी कर लिया, एक लाइन और लिख लो तो नीचे। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में बुद्धि के, इस सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में बुद्धि के वर्तमान में बुद्धि के 180 खंड, खंड, कोष्टक में लिख लो प्रारंभ में 120 है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसे बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत कहते हैं, संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर। एक तो परमाणुवादी था, वो अलग है, और ये संरचनावादी है, क्योंकि इसने बुद्धि की पूरी स्ट्रक्चर बताई है कि नहीं बताई है। तो ये संरचनावादी सिद्धांत, ये आप याद कर लेना। बताओ ये क्या है, ये फलक जो दिखाई दे रहा है, ये फलक क्या है, संक्रिया है। कितने बॉक्स है इसमें, कितने खंड है, कितने खंड है, मूर्खों, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। संक्रिया में कितने खंड बताए हैं, 6 ही बताए हैं। अच्छा, ये है विषय वस्तु। विषय वस्तु में कितने खंड बताए हैं, 5 है कि नहीं है, 1, 2, 3, 4 और 5। और ये क्या है, उत्पाद। और उत्पाद के कितने खंड है, 6 खंड है। कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। बस ये बुद्धि का मॉडल दिया था इसने ना। अब आप घर जाके और इसको बड़ा सा एक पेज में बना के और प्रत्येक खंड में इनके नाम लिख लेना, दृश्य, सर्वे,
यह लिखोगे कि दरसे सर्वे? नहीं, इसमें लिखोगे। जिसके है ना उसके नाम लिख लेना, 3 फलक बना के अच्छे से, अलग अलग कलर से, और फिर उसको रोज पढ़ना 5-10 दिन तक, याद हो जाएगा और एक सवाल सही हो जाएगा। एक सवाल आएगा निश्चित रूप से। हो गया? आगे बढ़े तो अगला सिद्धांत लिखो, और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। 11 ठीक नहीं रहता है ना, मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष यहां मिलेगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। कब दिया? याद नहीं रखना, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भारत ने विश्व कप जीता था पहला 1983 में, 1983 में दिया। साचर्य अधिगम हो जाएगा आपको ना, वो तो पहले ही याद है, और ये और याद हो जाएगा। अच्छा, बहु कारक का सिद्धांत दिया था ना एक आदमी ने, थॉर्नडाइक ने। अंग्रेजी में मल्टी फैक्टर। ये मल्टी इंटेलिजेंस है, वो बहु कारक है, ये बहुबुद्धि है, दोनों में अंतर है ना। यह है मल्टी इंटेलिजेंस, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। अच्छा, इसने जो सिद्धांत दिया ना, ये नवीन सिद्धांत है कि नहीं है? निश्चित रूप से बुद्धि के सिद्धांतों में से यदि सवाल बनेगा तो पहला सिद्धांत ये होगा जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा है। उस सिद्धांत में से सबसे पहले सवाल बनेगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है वर्तमान में। इसने कहा बुद्धि कारकों से नहीं बनी है, बुद्धि तो होती ही कई प्रकार की है। और बुद्धि कितने प्रकार की बता दी इसने? 7। जैसे मूर्त अमूर्त वगैरह बताई थी ना उन्होंने, इसने वर्तमान में आकर बुद्धि कितने प्रकार की बताई? 7 प्रकार की बताई है। कितने प्रकार की बताई है? 7 प्रकार की। बताओ, देखिए कौन सी? नंबर 1 देखना है एक बार, है ना, याद करना है इसी समय में। अभी पूछूंगा वापस 7, लिखना नहीं है। इसने एक बताई भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि बताई है? दूसरी इसने बुद्धि बताई है संगीतीय बुद्धि। एक इसने बुद्धि बताई है स्थानिक बुद्धि। ये लिंग्विस्टिक हो जाएगी, ये म्यूजिकल हो जाएगी, ये स्पेशल हो जाएगी, और फिर स्थानिक या स्थानगत हो गई। फिर और कौन सी होगी? तो है वेरी गुड। तार्किक आंकिक। तार्किक आंकिक, इन दोनों को एक में ही रख दिया इसने। इसने कहा रीजनिंग और मैथ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तार्किक आंकिक बुद्धि। और भूल गया भाई मैं तो। वो 2 को छोड़ो, उसके अलावा बताओ एक कौन सा रह गया? वो उनको तो क्या मैं लास्ट में लिखने के मूड में हूं। हाँ, शारीरिक गति बुद्धि। वेरी गुड, याद आ गया ना? शारीरिक गति बुद्धि। और 6 नंबर कौन सा बताया? ये 2 में आगे लिख दूं क्या? 6 नंबर कौन सा होगा? अंतर वैयक्तिक बुद्धि। और 7 नंबर हो जाएगा अंतरावैयक्तिक बुद्धि। कितने प्रकार की बुद्धि बताई? 7 नंबर, 7 प्रकार की बुद्धि बताई। अब देखिएगा, मुझे बताइएगा आप,
मैं आपसे कुछ पूछूंगा ना, मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं कि किस प्रकार की बुद्धि। अच्छा, इसने कहा जैसे गेरेट और थॉर्नडाइक बोल रहे हैं ना कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, फिर उन्होंने ये भी तो कहा ना एक व्यक्ति में तीनों प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की योग्यताओं को ज्यादा काम लेता है वो बुद्धि उसमें क्या हो जाती है, अपर हो जाती है। सेम बात इसने बताई, इसने कहा एक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि हो सकती है। जो जिस क्षेत्र में रहता है, जिस फील्ड में रहता है, वो बुद्धि क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी उसकी। ध्यान रहेगा, इसने बताई। अब अपने को क्या किया जाता है कि उदाहरण पूछा जाता है, जैसे नाम दे दिया शिक्षक, और फिर पूछा जाता है इसमें कौन सी बुद्धि ज्यादा है, गार्डनर के अनुसार। किसके अनुसार, गार्डनर के अनुसार। मुझे बताइए, नंबर 1 बुद्धि होती है भाषाई बुद्धि। वह बुद्धि जिसमें भाषा का ज्ञान करने की क्षमता हो, भाषा का ज्ञान हो, वह भाषाई बुद्धि होती है ना। ऐसे व्यक्ति जो भाषा के क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञ हो, उन क्षेत्र लोगों में क्या पाई जाती है, भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जैसे उदाहरण दो, देखिए साहित्यकारों में भाषा का ज्ञान होता है क्यों ना, व्याकरणकार, जैसे हैं, अरे हिंदी का शिक्षक, भाषा का शिक्षक होगा कि नहीं होगा, भाषाई बुद्धि। अच्छा, भाषाई बुद्धि होगी उनमें भी जो जैसे पत्रकार है, उसमें भी लैंग्वेज की बुद्धि है, जो बोल रहा है, जो भाषा के साथ में क्या कर रहा है, लैंग्वेज के साथ में काम कर रहा है। तो मैं इसको कहूंगा भाषा का शिक्षक। किसका शिक्षक, भाषा का शिक्षक। अच्छा, पत्रकार हो जाएगा ना। अच्छा, मुझे बताओ प्रवक्ता, प्रवक्ता किस में आएंगे, रोज वैसे तो आज तक पर वो टीवी में आते हैं प्रवक्ता, लेकिन वो रोज शाम को लड़ते हैं, कितना अच्छा भाषा का नॉलेज होता है उनके पास में, वो किस में आएंगे, भाषाई बुद्धि में आएंगे। संगीतीय बुद्धि किसके पास ज्यादा होती है, संगीतीय बुद्धि सीधा सीधा हो गया ना, संगीतज्ञ या संगीतकार, एक ही बात है, समझ जाना। और बस जिसे संगीत का नॉलेज हो, संगीत विशेषज्ञ, संगीतकार। अच्छा देखिए, एक बात और बताऊं, जो बजाने वाला होता है ना, वादक, म्यूजिशियन, उसमें भी संगीतीय बुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं है तबला कैसा कहाँ बजा दे, उसे भी संगीत का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो उसमें कौन सी बुद्धि है, तो संगीतकार में हो जाएगी, और किस में हो जाएगी, वादक में हो जाएगी। फिर स्थानिक बुद्धि, दिशा का ज्ञान, याद है ना, स्पेशल, जैसे चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, कारीगर, ये इंजीनियर मतलब कारीगर, नॉलेज होता है ना उन्हें। अच्छा, तार्किक आंकिक बुद्धि, एक तो गणितज्ञ, एक तर्क वितर्क करने वाला, अच्छा वकील, आलोचक, होता है कि नहीं होता है। ये सारे लॉजिकली जो भी काम कर रहे हैं ना, और न्यूमेरिकली जो भी काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों में। शारीरिक गति बुद्धि, डांसर, वेरी गुड, नर्तक, एक नर्तक होता है, खिलाड़ी, और तैराक, और रेसलर, और कौन सा, WWE है, ग्रेट खली, हाँ हो गया ना, समझ गए ना आप। जिसका अपनी शरीर की गति पर बहुत अच्छा नॉलेज हो, जैसे शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक,
शल्य चिकित्सक, सर्जन डॉक्टर होता है ना गति पर। अच्छा, ये मोटरसाइकिल सवार होते हैं, इनके पास में यही होती है, शरीर की गति पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है इनका। डांसर का होता है, खिलाड़ी का होता है, तैराक का होता है। ये सारी चीजें किस में होगी? शारीरिक गति वाले में होगी। आप यहां तक कर लेंगे। फिर बताओ अंतर्वैयक्तिक, स्वयं के अंदर जो खोया रहता है उसे क्या बोलते हैं? अंतर्वैयक्तिक। और जो दूसरे में खोया रहता है उसे क्या बोलते हैं? अंतरावैयक्तिक है। और वो रोज एक ही गीत गाता है, फिर तेरा मेरा अफसाना है। देखो, और मौका दे रहा हूं आपको, मैं अंग्रेजी और बता रहा हूं। इसको बोलते हैं वैयक्तिक अन्य आत्मन बुद्धि, अन्य आत्मन बुद्धि। और इसको बोलते हैं वैयक्तिक आत्मन बुद्धि। देखो, एक मौका और दे दूं आपको, तो इसे बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। और व्यक्तिक अन्य आत्मन को बोलते हैं पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। इसको क्या बोलेंगे? इंट्रापर्सनल, या बोलेंगे पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। अब समझ में आया क्या? देखो, कभी भी हम लोग है ना, हम कहते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा को हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। मतलब दो के बीच में अंतर्राष्ट्रीय होती है, या अंतर्राष्ट्रीय? अंतर्राष्ट्रीय। दो राज्यों के बीच में जो संबंध होता है उसे अंतर्राज्यीय संबंध कहते हैं, अंतरा नहीं बोलते हैं। इंटर का मतलब होता है अंतर, मतलब दो के बीच में। ये एक, इन दो के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई संबंध है तो वो कहलाएगा इंटर रिलेशन। क्या कहलाएगा? इंटर रिलेशन। और मेरे से ही संबंध है ना, तो कहलाएगा इंट्रा रिलेशन। बात समझ पा रहे हैं ना? इन दोनों में अंतर ध्यान रखना है हमेशा। अब मुझे बताओ, पहले ये बताओ, अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? किस में सर्वाधिक होती है? जिसने स्वयं को पहचान लिया हो, जिसने स्वयं के भावों और संवेगों को पहचान लिया हो। क्या? अरे तो बोल जाने दे यार, क्या हो गया? बोल तो, ये जब जरूरी थोड़ी है इन्होंने बोलने का ठेका ले रखा, अपने नहीं बोलेंगे क्या? हाँ, बोल नहीं तो फिर मैं इंटरपर्सनल पर आ जाऊंगा। अभी तक तो मैं इंट्रापर्सनल पर हूं। इंट्रापर्सनल का मतलब जो स्वयं के संवेगों को, भावों को अच्छी तरीके से पहचानता हो कि मैं कौन हूं। व्यक्ति यहां पर भेजा गया परमात्मा के द्वारा, यहां पर आत्मा आई, किस लिए आई? किस लिए आई उद्देश्य से। कोई एक उद्देश्य था जिस उद्देश्य से यहां पर आई, लेकिन यहां आते ही वो आत्मा संपर्क में आई लोभ, लालच, मोह, माया, लीचड़पन, निकृष्टपन, कुत्तापन, कमीनापन, इन सब के संपर्क में आई और इन सब से ग्रसित हो गई, और ग्रसित हो गई दूषित हो गई। दूषित हो गई तो इन सब के द्वारा उसको दबा लिया गया,
और वो आत्मा भटक गई और भटक के ये सारे कार्य करने लगी। फिर थोड़े दिनों बाद में हिमालय पर गई और हिमालय पे जाके बैठ के तपस्या की। तब समझ में आया, रे यार मैं क्यों आया था, क्या कर बैठा हूं। जब वो कोयलापन था ना, ऊपर वाला जो कालापन था, अंधेरा था, वो कसाई था। कसाई मतलब जिसे दूषित बोलते हैं, वो हटा। तब आत्मा को समझ में आया कि मैं यहाँ अच्छे कर्म करने के लिए आई थी, बिना किसी लोभ लालच मोह माया के। मेरा काम था अच्छा कर्म करना, मेरा काम था ईश्वर में विश्वास करना, भक्ति भाव करना, काम था क्या। आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान गई। अब मूल स्वरूप को हम नहीं पहचान सकते हैं। मूल स्वरूप को जो पहचानता हो वो क्या बन जाता है, वो बनता है अंतरावैयक्तिक। वो किस में आएगा, इंट्रापर्सनल, जिसने स्वयं को पहचान लिया हो। कल शाम को मुझे कोई कह रहा था कि यहाँ नजदीक में एक अच्छी भजन संध्या है, चलें क्या हम। कल नहीं परसों, मंगलवार कब था, मंगलवार को शाम को मुझे कह रहा था, यहाँ गेस्ट हाउस में ही फैकल्टी में से बोल रहा था कि चले क्या। तब मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने कहा अभी मेरी उम्र ये भजन वजन सुनने वाली नहीं है, कहीं और चलना हो तो बताओ। अरे इतना ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि फिर मैंने रियलाइज किया कि यार मुझे लगता है मैं इंट्रापर्सनल तो नहीं हूं, मतलब अंतरावैयक्तिक, मैंने अपने आप को पहचाना तो नहीं है। खुद को पहचानने का मतलब अपने स्वयं के भावों संवेगों को पहचान लेना। अब मुझे उदाहरण दो, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने अपने आप को पहचान लिया होगा, ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन। महात्मा गांधी। साधु संत सन्यासी तपस्वी आदि। अच्छा, ये प्राचीन काल वाले हैं। वर्तमान काल वाले इंट्रापर्सनल नहीं है, इंटरपर्सनल है। वो खुद को कम पहचानते हैं, दूसरे को ज्यादा पहचानते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ इंटरपर्सनल कौन है। इंटरपर्सनल उदाहरण दो, जिसने दूसरे के भावों को संवेगों को पहचाना हो। अरे बताओ रे, डॉक्टर, राजनेता, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक ये होते हैं कि नहीं होते हैं, जिसने, अच्छा वो होते हैं ना हाथ की रेखा देखने वाले, भविष्य देखने वाले, होते हैं कि नहीं होते हैं, वो जादू मंत्र छू मंत्र करने वाले। हाँ, ये सारे लोग किस में आएंगे, अंतर्वैयक्तिक में आएंगे। बात कंप्लीट है क्या। कितने प्रकार बताए, 7। देखो 1998 में, ये तो कब बता दिए थे इसने, 1983 में बता दिए थे। 1998 में एक और जोड़ दिया, और कितने हो गए। और 8वां कौन सा, वेरी गुड, 8वां था प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि, जिसने प्रकृति को अच्छी तरह से पहचान लिया हो, जैसे किसान, जैसे जंतु वैज्ञानिक, जैसे वनस्पति वैज्ञानिक, जैसे पशु परिचर, ये सारे लोग किस में आ जाएंगे, प्रकृतिवादी में आ जाएंगे। ध्यान रह जाएगा, किस में आएंगे, प्रकृतिवादी में आ जाएंगे। चैन नहीं है इसको। और 2000 में एक और जोड़ दिया, 2000 में एक और जोड़ दिया, और वो था
अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि का मतलब जिन पर इस समाज का अस्तित्व टिका है, जिनकी वजह से ये समाज सही दिशा में चल रहा है, जो समाज को समय समय पर अपना आईना दिखाते हैं, वो अस्तित्ववादी होते हैं। जैसे साहित्यकार, जैसे चिंतक, जैसे दार्शनिक, जैसे कवि। मुझे बताओ ये लोग है कि नहीं है जो वास्तविकता बताते हैं, रियलिटी बताते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है। जैसे ध्रुव राठी, ये अस्तित्ववादी लोगों में से है, ताकि दुनिया को बताते रहें कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, जिस पर हमारा समाज टिका रहे। ये अस्तित्ववादी है। फिर 2010 में तो ऑप्शन खाली रखे हैं ना, 2-4 लाइन खाली रखे हैं। 2010 में इसका एक और खोजा गया, और वो था आध्यात्मिक बुद्धि। और आध्यात्मिक बुद्धि में उस व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है। आत्मा को परमात्मा से मिला दे, आपको मोक्ष दिलवा दे। आप किसी के पास जाओ और उसको कहो मुझे क्या चाहिए? मोक्ष। आत्मा कहां चली जानी चाहिए? परमात्मा। दिस वर्ड से अदर वर्ल्ड, ये दिस वर्ड है, वो अदर वर्ल्ड है। मतलब आत्मा कहां चली जानी चाहिए? परमात्मा के पास। ऐसे बहुत सारे लोग आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए दावे करने लगे, बहुत बड़े बड़े पोस्ट छापे गए, बहुत बड़े बड़े सत्संग प्रवचन हुए, लेकिन ये जुड़ने ही वाला था। लेकिन बीच में ही बाबा आसाराम बाबू पकड़ा गया। फिर सबकी एक के बाद एक पोल खुलती गई। वही तो लोग थे जो आत्मा को किससे मिलाते हैं? परमात्मा। इसलिए उसको यहीं रोक दिया गया, अभी तक नहीं जुड़ा है। आध्यात्मिक बुद्धि अभी तक नहीं जोड़ा गया है। लोग पहले दावा कर रहे थे, अब आपके पास एक सुनहरा अवसर है। यदि आप ऐसी कोई विधि बता दे दुनिया को जिसमें कि आत्मा किससे मिल जाए? परमात्मा से मिल जाए, तो निश्चित रूप से 10वां जोड़ दिया जाएगा और आगे आपका नाम लिख दिया जाएगा। लिखो। अरे आप साथ होने से क्या होता है? तो साथ तो राम रहीम के भी खूब सारे थे, पिस्तौल ले लेके क्या बंटा। बस उतारो, छापो ऐसे कैसे। अच्छा मैं एक लाइन तो लिखवाई दूं। अभी तक हार्वर्ड गार्ड ने लिखा ना, लिखो। इन्होंने प्रारंभ में बुद्धि के 7 प्रकार बताए। इन्होंने प्रारंभ में बुद्धि के 7 प्रकार बताए। वर्तमान में ये बढ़कर 9 हो चुके हैं। वर्तमान में बढ़कर 9 हो चुके हैं। वर्तमान में ये बढ़कर 9 हो चुके हैं। अब उतारो। 2-2, 4-4 उदाहरणों की जगह रख लेना, ताकि जब तक पढ़ोगे ना तब तक इसमें नए नए उदाहरण मिलते जाएंगे, वहां पर लिखते जाना।
लिख लो, आप लिख लो, इसको करने दो। लिख लिया क्या? पेज पलट दूं या आगे और लिख लो? लिख लो। ये नहीं जोड़ा गया है ना, लास्ट वाला। ऐसे आध्यात्मिक बुद्धि लेके लिख लीजिए, इसे नहीं जोड़ा गया है।
हाँ, ये कारकीय सिद्धांत कंप्लीट हो गए हैं आपके। बुद्धि के कौन से सिद्धांत पढ़ रहे थे हम लोग? कारकीय सिद्धांत, वो कंप्लीट हो गए। अब भी लगा के लिखो बुद्धि के प्रक्रिया प्रदान सिद्धांत। बुद्धि के बी लगा के लिखो बुद्धि के प्रक्रिया प्रदान सिद्धांत। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कारकीय सिद्धांत। प्रक्रिया प्रदान, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। बुद्धि के प्रक्रिया प्रदान सिद्धांत। चले आगे। बुद्धि के प्रक्रिया प्रदान सिद्धांत में नंबर 1 लिखो त्रितंत्रीय सिद्धांत या त्रिघटकीय सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत या सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। अच्छा, त्रि वाला 4 नंबर आ गया है, त्रि वाला चौथा आ गया है ना। त्रि वाला पहला था 3 फैक्टर, किसने? स्पीयरमैन ने। एक था 3 स्ट्रैटम, यार 3 फैक्टर तो था स्पीयरमैन। 3 स्ट्रैटम जॉन कैरोल। एक था 3 डायमेंशनल जेपी गिलफोर्ड। और अब आया है 3 आयामी में, इसको बोलते हैं ट्राइआर्किक। ट्राइआर्किक थ्योरी। ये ट्राई का मतलब 3 है ना। ट्राइआर्किक थ्योरी, या फिर इसे बोलते हैं, इन तीनों का मतलब तो ट्राइआर्किक ही है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, थ्योरी। बता सकते हैं कि किसने दिया? वेरी गुड, स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग ने। अच्छा, ये बता सकते हैं ना आप कि प्रक्रिया प्रदान सिद्धांत किसे कहते हैं? जो सिद्धांत बुद्धि को क्या मान रहे हैं? प्रोसेस मान रहे हैं, प्रक्रिया मान रहे हैं। अब तक सिद्धांत बुद्धि को क्या मान रहे थे? कारक मान रहे थे। और अब क्या मान रहे हैं? प्रक्रिया मान रहे हैं। और प्रक्रिया मानने वाला पहला सिद्धांत कौन सा है? त्रितंत्रीय। इसको आप अंग्रेजी सीख जाओ, नहीं हिंदी में क्यों माथाफोड़ी करते हो इसे? ट्राइआर्किक। ध्यान क्या रखना है? ट्राइआर्किक थ्योरी। और ट्राइआर्किक थ्योरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के नाम से भी जानी जाती है। और किसने दिया है? स्टर्नबर्ग। हो गया। लिखो, इन्होंने बुद्धि में
इन्होंने बुद्धि की प्रक्रिया के, ऐसे लिखो, इन्होंने बुद्धि की प्रक्रिया के इन्होंने बुद्धि की प्रक्रिया के 3 घटक बताए हैं। बुद्धि की प्रोसेस के 3 कंपोनेंट्स है, यानी 3 घटक है, यानी 3 सोपान है। कितने सोपान है? कोई भी चीज सोपान में पूरी होती है कि नहीं होती है? जैसे अभिप्रेरणा के कितने सोपान थे? 3 सोपान थे। अधिगम के कई सारे सोपान थे। वैसे ही बुद्धि के इसके अनुसार कितने सोपान है? 3 सोपान है। आपने क्या लिखा है? इन्होंने बुद्धि की प्रक्रिया के, प्रोसेस के 3 घटक बताए हैं। नंबर 1 लिखो, मेटा घटक। मेटा घटक, एक लाइन छोड़ देना, मात्र एक लाइन। नंबर 2 लिखो, निष्पादन घटक। नंबर 3 लिखो, ज्ञान या सूचना प्रक्रमण घटक। घटक हो गया। एक तो मेटा घटक, एक निष्पादन घटक और एक ज्ञान या सूचना प्रक्रमण घटक। किसने बताया है? स्टर्नबर्ग ने बताया। ये बताओ 3 स्टेप है कि नहीं है? देखो इसका मतलब मैं समझाता हूं। इसे तो मेटा घटक, इंग्लिश का मेटा घटक ये है। इसके बोलते हैं परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, इसे बोलते हैं नॉलेज या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। ये कह रहा है कि पहला जो घटक है ना, इसमें बुद्धि को कार्य कैसे करना है, इसके लिए बुद्धि प्लानिंग बनाती है। बुद्धि को कार्य कैसे करना है, इसके लिए बुद्धि क्या बनाती है? प्लानिंग। बताओ यहां पर तो क्या करेगी? योजना निर्माण, कि किसी कार्य को कैसे करना है, इसका योजना निर्माण किया जाएगा। ये योजना का क्या हो गया? निर्माण हो गया। निष्पादन घटक क्या होता है? तो निष्पादन घटक में वास्तव में उस कार्य का क्रियान्वयन किया जाएगा। ये डूइंग फेज होगा। वास्तव में जो हमने कार्य करना है ना, उसका क्रियान्वयन, मतलब यहां संक्रिया हो रही है। देखो यहां पर तो केवल क्या बनाई जा रही है? प्लानिंग बनाई जा रही है। और यहां पर कार्य का क्या हो रहा है? क्रियान्वयन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रियान्वयन हो रहा है। और यहां पर क्रियान्वयन के पश्चात संज्ञान की उपस्थिति हो रही है। सूचना या ज्ञान है ना, वो सूचना या ज्ञान एक प्रकार का क्या है? संज्ञान है। मतलब परिणाम निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? यहां पर क्या है? परिणाम की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? परिणाम। 3 स्टेप हो गए कि नहीं हो गए? पहले बुद्धि योजना बनाएगी, फिर बुद्धि कार्य करेगी, और फिर बुद्धि क्या दे देगी? परिणाम। बस लिख लो, इतना ही बताया। और क्या? मेटा घटक है, उसमें लिखो, इसमें कार्य की योजना तैयार की जाती है। इसमें कार्य करने की योजना तैयार की जाती है। और दूसरे में क्या हो जाएगा? उपयुक्त योजना। ऊपर वाली जो लिखी हुई उपयुक्त कहेंगे, क्या कहेंगे? उपयुक्त, उपयुक्त, उपरोक्त, ज्यादा क्या सही होगा? दोनों ही सही है क्या? जो मर्जी हो वो लिख लो। अच्छा, जो सही है ऐसे लिखो, नहीं उपयुक्त लिखो। उपयुक्त योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। दूसरे में लिख रहे हो आप, निष्पादन में उपयुक्त योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। क्रियान्वयन किया जाएगा। फिर तीसरे में लिख लो,
लिखो संज्ञान के रूप में परिणाम की उपस्थिति होती है। संज्ञान के रूप में परिणाम निकल कर आता है, ऐसे लिख लो। संज्ञान के रूप में परिणाम निकल कर आता है। ये बुद्धि की क्या बताइए इसने? प्रोसेस बताइए। क्या बताइए? कितने घटक हैं? 3 घटक। अच्छा, इतने से रुका नहीं, इसने कहा बुद्धि 3 प्रकार की होती है। बुद्धि के प्रकार और बताइए। कौन? स्टर्नबर्ग। लिखो, नेक्स्ट लाइन में बदल के लिखो। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग यदि नई धरती पर पैदा होते तो क्या फर्क पड़ता? हाँ, ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। क्या लिखा है? स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है विश्लेषणात्मक बुद्धि। नंबर 1 क्या है? विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि। अच्छा, इस विश्लेषणात्मक बुद्धि का दूसरा नाम है, इसे घटकीय बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घटकीय बुद्धि। फिर एक लाइन छोड़ना, नंबर 2 लिखना सृजनात्मक बुद्धि। और सृजनात्मक बुद्धि को आनुभाविक बुद्धि भी कहते हैं। आनुभाविक बुद्धि। और तीसरी बुद्धि है व्यावहारिक, जिसे सांदर्भिक बुद्धि भी कहते हैं। एनालिसिस, क्रिएटिव और बिहेवियर। कितने प्रकार की बुद्धि? 3 प्रकार की बुद्धि। देखिएगा, विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या होती है? मतलब वह बुद्धि जो किसी समस्या के विश्लेषण छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका समाधान करे। हम किसी भी समस्या का एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई भी आंकड़े हमारे पास आए हैं, हम उनका क्या करते हैं? एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस करने का मतलब विश्लेषण और संश्लेषण तो समझ ही रहे हैं ना भाई। उनको हर वर्ग से, हर कैटेगरी से अलग अलग प्रकार के भागों में विभाजित करके हम लोग देखते हैं। बताओ, जो हमारे सामने समस्या आई है उसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बांटकर हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उस समय जो बुद्धि काम आती है ना, स्टर्नबर्ग के अनुसार, वो बुद्धि क्या कहलाती है? विश्लेषणात्मक बुद्धि कहलाती है। फिर नंबर 2, इसने कहा कि यदि व्यक्ति किसी भी समस्या के नए समाधान पर पहुंचने के लिए जिस प्रकार की बुद्धि को काम में लेता है, वो सृजनात्मक होती है। और सृजनात्मकता का मतलब ही क्या होता है? किसी कार्य को नए तरीके से करना। समस्या के नए समाधान पर पहुंचने के लिए कौन सी बुद्धि काम में लेता है? सृजनात्मक। और ये बिना अनुभवों के नहीं हो सकता है, इसलिए अनुभवात्मक बुद्धि नाम दे दिया। एक होती है व्यवहारिक बुद्धि। इसमें कहा कि ये जो दिन प्रतिदिन की छोटी मोटी समस्याएं आती है ना, इनका हम जो समाधान करते हैं ना, उसके लिए कौन सी बुद्धि काम करती है? व्यवहारिक बुद्धि काम करती है। जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हमारे आ रही है, उनका समाधान करने के लिए कौन सी बुद्धि काम में ली जा रही है? व्यवहारिक बुद्धि। क्योंकि ये चीजें हमारे व्यवहार में होती है और उनके आधार पर हम लोग क्या कर देते हैं? समाधान। हमें विश्लेषणात्मक की जरूरत ही नहीं है, सृजनात्मकता की जरूरत ही नहीं है। दिन प्रतिदिन की छोटी मोटी समस्याएं। लिखो, नंबर 1 क्या है? विश्लेषणात्मक बुद्धि। लिखो, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर
समाधान करने के लिए, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समाधान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी लिखो, सृजनात्मक। ओब्लिक अनुभाविक बुद्धि। लिखो, किसी समस्या के नए समाधान पर पहुंचने के लिए, किसी समस्या के नए समाधान पर पहुंचने के लिए किसी समस्या के नए समाधान पर पहुंचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर लिखो, दिन प्रतिदिन की समस्याओं, तीसरे में लिखना है, दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान हेतु दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। दो चार लाइनें और बची है, 7:30 के बाद। दो तीन 5 लाइनें और कल लिख लेंगे, कोई नहीं। अब आपका मन हो गया तो कल बुद्धि को कंप्लीट करके आपकी पर्सनालिटी की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले बुद्धि कंप्लीट करेंगे। हाँ, कोशिश करते हैं कल बुद्धि कंप्लीट करें। अभी सूचना है आपके लिए, बुद्धि आ गई क्या आज? नहीं तो कल और आ जाएगी। आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है ना, कब है?